नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम भूकंप आपका स्टार्ट कर दे रहे हैं, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। क्योंकि काफ़ी लोग यही कह रहे हैं, सर भूकंप पहले पढ़ाइए, भूकंप पहले पढ़ा दीजिए। तो अब हम यहाँ पर जो आपका ये भूकंप इंजीनियरिंग है, ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, इसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत फास्ट हम वीडियो डालेंगे, आप लोग बस वीडियो को रिवाइज करिएगा। और जिनके पास ये नोट्स ना हो, ठीक है, वो नोट्स परचेज कर सकते हैं मार्केट से। गोल्ड क्या लेना है आपको? गोल्ड गोल्ड लेना है, सोल्यूशन पेपर, ठीक है। गोल्ड सोल्यूशन पेपर आपको लेना है, ठीक है। क्या लेना है? गोल्ड सोल्यूशन पेपर आपको मार्केट से परचेज करना है। तो आप सभी लोग गोल्ड सोल्यूशन पेपर परचेज कर लीजिए और उससे पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको समझा दूंगा कैसे ये जो है इसमें पूरा कैसे क्वेश्चन आता है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बता दूंगा। उसको आप लोग ध्यान करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जरूर सभी लोग इसको जो है ले लेंगे और लेकर यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि शार्ट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जैसे ये शार्ट क्वेश्चन है, इन सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कवर कर लेते हैं ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चन जो लॉन्ग आपको दिख रहे हैं, तो हमारा शार्ट वाला भी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं का एक पार्ट है, तो हम लोग लॉन्ग लॉन्ग बस पढ़ेंगे और आपका शार्ट भी कवर हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से स्टार्ट हो गया आपका भूकंप, और अभी एक लेक्चर मैं दे दे रहा हूँ आज, और कल से दो दो तीन तीन लेक्चर करके मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, इसके टोटल हमको लगता है कि 14-15 वीडियोज होने वाले हैं, ठीक है। तो उतने में ही पूरा कवर हो जाएगा, उतना ही कराऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग भूकंप कैसे आता है, क्या पूरा प्रोसेस है, इसको पहले समझ लेते हैं, ताकि पूरा चैप्टर अगर देखें, पूरा भूकंप हम जितने चैप्टर हैं वो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब तक ये नहीं हमें पता होगा कि भूकंप भूकंप आता कैसे है, ठीक है, तब तक हम पूरा उसको सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, या उसके लिए सुरक्षा भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हमको पता चल जाए कि भूकंप आता कैसे है, क्या होता है ये, वो सारी चीजें हम जब अपने एक एनालाइज कर लेंगे, तभी हम कोई भी बिल्डिंग सुरक्षित बना सकेंगे। इसीलिए जो है ये भूकंप इंजीनियरिंग आपका आपके सब्जेक्ट में, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में है, ताकि आप इससे पहले से अलर्ट रहें, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भूकंप की प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। अब जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना भैया, यही प्लेटें आपस में टकराती हैं तभी भूकंप आता है, ठीक है। बहुत सारी प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें क्या होंगी, ये आपस में कहीं थोड़ा बहुत टकराती हैं जब, तब यहाँ से एनर्जी फॉर्म होता है और ये चारों तरफ एनर्जी फैलता है। जहां तक ये एनर्जी जाता है वहां तक पूरा भूकंप आ जाता है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट अगर आप समझे यहाँ पर, तो अब हम पूरा इसको डिटेल्स में थोड़ा बताने वाले हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिए, ताकि आपको ये लगे ना कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स आखिर है क्या चीज, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं अब, क्लियर। और ये भी हम बताएंगे कैसे भूकंप आता है, ठीक है, आने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा भी नहीं आया है कभी, बट यहाँ से ही शुरुआत इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, आगे कितना भी भूकंप भूकंप करते रह जाइए, आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, और इतना ही सुन लीजिए तो अपने आप ही एग्जाम में आप लिख सकेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये विभिन्न कल्पनाओं के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। काफी लोग कई कल्पना की ये कई तरह से, अ, काफी भूगर्भ शास्त्रियों ने तमाम तरह की उत्पत्ति की, कई उन्होंने मतलब एनालिसिस करके तब ये सब पूरा इन्होंने जो है दिया। तो लेकिन अभी भी ये अगर देखें तो मतलब उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अभी भी इस पर एनालिसिस चलती रहती है, क्लियर। तो भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ शास्त्रियों ने इसके बारे में जो है पूरा एनालिसिस करके जो दिया है, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत पे ही ये पूरा वर्क करता है, ठीक है, जो हमारी ये प्लेट टेक्टोनिक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा सिद्धांत क्या है, ठीक है। पूरा सिद्धांत क्या है इसको समझ लेते हैं।
चलिए तो, और इसमें कुछ चीजें गलत भी हैं, हमारे जो गोल्ड सोल्यूशन पेपर है इसमें कुछ चीजें गलत है, तो उसको हम यहाँ पे कट करवाएंगे और करेक्ट करवाएंगे, तो आप लोग जरूर करेक्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इसमें गोल्ड में काफी कुछ गलत भी है, ठीक है। तो जो ये सिद्धांत दिए थे भूगर्भ शास्त्रियों ने, देख लेते हैं कौन कौन से वो यहाँ पे किस तरह के सिद्धांत हैं। तो के नए एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो सकता है, ठीक, तो समस्त भूमंडल कुछ दृढ़ प्लेटों में बटा हुआ है, ठीक है। जो भूमंडल है वो कुछ प्लेटों में बटा हुआ, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे होंगे। क्लियर, अभी हम फिगर दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे भी सर्च करके प्लेट टेक्टोनिक का इमेज देख सकते हैं कलरिंग में, ठीक है। यहाँ पे कलरिंग इमेज नहीं है, हम आप देख सकते हैं खुद से सर्च करके, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो जो भूमंडल की कुछ दृढ़ प्लेटें हैं, आप सोचो प्लेटों की मोटाई जो है ना वो कितनी होगी, तो जो इनकी मोटाई है वो 100 किलोमीटर से भी अधिक है, 100 किलोमीटर से भी अधिक इनकी मोटाई है, लंबाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनकी मोटाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेटें भूगर्भ में उपस्थित द्रव पर तैरती रहती हैं, क्लियर। तो जो भूगर्भ में जो द्रव है उस पर क्या होता है, ये प्लेटें ऐसे तैरती रहती हैं, और ये इधर से उधर थोड़ा बहुत मूव भी करती रहती, तभी तो जाकर आपस में टकराती हैं, क्लियर। और इन प्लेटों को चित्र में दिखाया गया है, अभी हम चित्र देखेंगे, ठीक है। और इन प्लेटों को गति के सापेक्ष दिशा भी दिखाई गई है, तो ये चित्र में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, और जो एरो बना है ना, इस एरो का ही मतलब ये है कि उस तरफ आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, मूव करता है, क्लियर। अब इसमें जो है महाद्वीप साइज की अगर देखें तो इसमें 6 प्लेटें हैं, जिनके नाम हम अगर देखें तो पहला है अफ्रीका, तो अफ्रीका भी एक प्लेट है, अमेरिका भी एक प्लेट पर ही है, अंटार्कटिका भी एक प्लेट पर है, और भारत ऑस्ट्रेलिया ये भी एक प्लेट है, और यूरेशिया ये है, और उसके बाद देखें छठवां पैसिफिक है, ठीक है। टोटल कितने हैं प्लेटें, यहाँ पर मेन जो है आपके हैं 6 प्लेटें हैं। और उप महाद्वीप साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14 और प्लेटें हैं, जो कि छोटे छोटे प्लेट हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी प्लेटें होती है, लेकिन मेन हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो 6 प्लेट है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको समझना है कि ये भूकंप आता कैसे है, ठीक है, उसी का पूरा एक स्टार्टिंग से है कि जो प्लेटें हैं इन प्लेटें की वजह से ही आता है, ठीक है। अब कहेंगे सर प्लेटें क्या वो ऐसा कुछ, देखिए प्लेटें के यहाँ पर मतलब है कि ये पूरा एक चट्टान का पूरा क्या होता है, एक लेयर होता है, ठीक है। क्या होता है, चट्टान का लेयर होता है, जैसे हम लोग हैं तो एक चट्टान के ही लेयर पूरे हैं, जिसपे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या है एक तरह से पूरा, उसके अंदर कई तरह के सॉइल अलग अलग प्रकार के चट्टाने सब मिलकर पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से ये प्लेटें भी अलग अलग तरह से हैं उसके अंदर, टोटल तो ऑल ओवर पृथ्वी ही है, उसी के अंदर छोटी छोटी सब प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो इन प्लेटों की सापेक्ष गति के कारण प्लेटों की सीमाओं मतलब बाउंड्रीज पर आकार परिवर्तन डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट हम यहाँ पे एक ऐसे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये प्लेट है कोई, ठीक है। अब इनके जो बाउंड्रीज हैं किनारे किनारे पर, ठीक है, ये बाउंड्रीज जो हैं इनका आकार क्या होगा, चेंज होगा। आकार कैसे चेंज होगा, जब ये आपस में और कोई प्लेट इससे टकराएगा, क्लियर, तभी ये चेंज होगा। और यह परिवर्तन निरंतर व धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। तो ये निरंतर धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, क्लियर। और ये परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि इसमें कुछ इलास्टिसिटी भी फॉर्म होता है, तो हम आगे बात करेंगे कैसे इलास्टिसिटी फॉर्म होगा और चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज क्या इन्होंने गलत लिख रखा है गोल्ड में, इन्होंने ये कह रहे हैं कि वो प्लेटें जो है जब कभी कभी भूकंप के झटके लगते हैं, अरे भैया भूकंप तो इन्हीं प्लेटों की ही वजह से आता है, तो भूकंप पे झटके लगने वाली क्या बात हो गई, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखा है ना, ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, इसको सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम प्लेटें ही देख रहे हैं, प्लेट आपस में टकराएंगी तभी भूकंप आएगा, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि भूकंप आने से ये प्लेट ज्यादा तेज मतलब टकराएंगी, ये तो गलत है, ठीक है। इसको कट कर लीजिएगा, ये आपका जो सोल्यूशन पेपर में इतना पॉइंट है इसको नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यह परिवर्तन निरंतर व धीरे धीरे होता है, ये सही है, और होता भी है। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्रैक ही होने लगता है, क्यों हमेशा नहीं भूकंप आता है, वो इसलिए कि इसके अंदर इलास्टिसिटी की भी फिनोमिना होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा ये जो फिगर है इसको देखते हैं, तो ध्यान से सभी लोग ये फिगर देखेंगे, ठीक है, ध्यान से फिगर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये प्लेटें दिख रही हैं,
जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया देखिए इतने छोटे में दिख रहा है, देख रहे हैं कितने छोटे में दिख रहा है इंडिया, इतने छोटे में दिख रहा है जो मैंने रेड कलर का बनाया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडिया है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये मिलकर ये क्या है बना हुआ है। इसका एरो देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ मतलब उत्तरी दिशा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ही टच रहता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर हिमालय है। यहाँ जो हिमालय है ना, ये भी एक प्लेट पर ही है, ठीक है। और अभी अभी जस्ट एक दो दिन पहले जो है, सॉरी कल ही है क्या शायद, अभी भूकंप जो आया था वो तजाकिस्तान से इसका सेंटर बताया गया, ठीक है। यहाँ पर भी उसकी अभी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब सोचो तजाकिस्तान होगा कहाँ यहाँ पर, ठीक है। कहीं यहाँ आसपास यही इंडिया के ऊपर ही होगा, ठीक है, यहीं पर कहीं होगा आसपास, दिखा भी रहा था मैप में। और देखिए यूपी में इधर की तरफ अगर बात करें उतना झटके कम महसूस किए गए थे, लेकिन जो दिल्ली और इस तरह के क्षेत्र थे वहां पर ज्यादा झटके महसूस किए गए थे, क्योंकि इसके सेंटर से पास था, मतलब कि यहाँ पे कहीं टकराव हुआ होगा प्लेटों में, ठीक है, आपस में। जब टकराव हुआ होगा आपस प्लेटों में, तो इसके टकराव की वजह से इसमें एनर्जी उत्पन्न हुई होगी और वो चारों तरफ फैल गई होगी, और उसकी एनर्जी जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी रही होगी देखें तो वहां तक गई होगी, जहां तक वो गई होगी वहां तक भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। क्लियर? तो इसी तरह से ये कहीं जहां जहां प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि ये जो हमारा भारत है, इसकी अगर भारत में इस तरह की बात आए अगर हम लोग करें बीच में पूरा, तो यहाँ पर भूकंप के झटके लगने के कोई चांसेस है ही नहीं कि यहाँ पर भूकंप ज्यादा आ जाए, ठीक है। रीजन ये कि टकराएगा जहां पर वहां से इसकी दूरी कुछ दूरियां हो जाती हैं, इसकी वजह से कम महसूस होता है। लेकिन दिल्ली वगैरह में इसलिए ज्यादा भूकंप आता रहता है क्योंकि जस्ट इसके ऊपर यहाँ हिमालय, फिर यूरेशियन प्लेट और इधर अफ्रीकन प्लेट, कई प्लेटें हैं, कई प्लेटों का क्या है छोर है, और वो आपस में इधर से उधर कुछ न कुछ टकराता रहता है। क्लियर? इसीलिए दिल्ली वगैरह में उधर उस तरफ भूकंप ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट हो गया आपको, जब तक ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, भूकंप इंजीनियरिंग समझ में ही नहीं आएगा, रियल बात बताएं तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये हमारा इंडिया हो गया, इंडो इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है, और हिमालय ये प्लेट है पूरा, और ये यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इस तरफ देखिए। क्लियर? और इधर जो है हम बात करें तो ये फिलिस्तीन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इधर बहुत सारे अलग अलग प्लेट हैं जो कि मेन हम बताए थे, और भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यही प्लेटें क्या होते हैं आपस में एकदम मतलब ये अटैच रहते हैं, लेकिन ये बीच बीच में क्या होते हैं टकरा जाते हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या है ना, आपस में टकराते भी हैं कभी कभी, तो तब पर भी भूकंप नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे पल आएंगे ना कि वो इलास्टिसिटी की फिनोमिना खत्म हो जाती है और वहां पे स्ट्रेनिंग होने लगेगा जब, तब वहां पे क्या होगा कि चट्टाने आपस में डिफॉर्मेशन होंगे और वहां पर भूकंप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग, ये था तो हमारा प्लेटों की बात हुई, ये हम लोग टेक्टोनिक प्लेटों की बात हुई, तो ये सारी टेक्टोनिक प्लेटें मैंने आपको बता दिया है कि 6 टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। क्लियर? और इनके जब टकराते हैं तो इनकी वजह से भूकंप आता है, ना कि भूकंप की वजह से ये अचानक टकराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में टकराएंगे, भाई कोई चीज टकराएगा तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, देखेंगे तो एक तरह से ये इसमें क्या होगा, तरंग उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जो एनर्जी होगी ना वही तरंग होगा। क्लियर? चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। वहां पर एग्जाम में अगर आ जाएगा कुछ भी तो लिख कर जरूर आइएगा। हमारा ये कहना है कि एग्जाम में जब एग्जाम आए तो खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है, लिख के ही आना है। क्लियर? चलिए आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पृथ्वी की सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग बात करेंगे, ये भी हम लोग समझना इसलिए है कि जब तक ये मेन मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आगे के पूरा चैप्टर ये सब नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। भूकंप आने के कारणों को विस्तार से समझाइए कि, ठीक है, तो भूकंप आने का कारण क्या है उसको समझाना है। तो मैंने बता दिया, प्लेट के बारे में बता दिया, ये समझ गया, ठीक है। इनका अभी यहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है, देखते हैं भूकंप के आने के कारण क्या हो सकते हैं, आपको इसको समझाना है, बताना है, लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जब पृथ्वी के नीचे की चट्टाने, देखिए चट्टाने की बात किया, वही जो चट्टाने हैं, जो प्लेट हम कह रहे हैं वही प्लेटें हैं ये चट्टाने। चट्टानों में संचित मतलब स्टोर्ड प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी अचानक मुक्त होती है।
तो भूकंप आते हैं। अब क्या इलास्टिक एनर्जी इसके अंदर होगी? जी होती है। अब ये इलास्टिक एनर्जी जैसे ही ये खत्म होगी, वैसे ही क्या होगा? भूकंप आएगा। भूकंप कैसे आएगा भाई? मान लो दो प्लेटें हैं आपस में, अभी ये क्या है, आपस में ऐसे धीरे धीरे सट रही थी और इनके अंदर इलास्टिसिटी की फिनोमिना थी, इसकी वजह से इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा था, कोई कंपन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इनके अंदर इलास्टिसिटी खत्म होगी, वैसे आपस में ये जैसे टकराएंगी और क्या होगा कि इनके अंदर से एक कंपन उत्पन्न होगा, और जो कंपन उत्पन्न होगा वो एक तरह से ऊर्जा में परिवर्तित रहेगा ही, ठीक है, और वही ऊर्जा पूरा चारों तरफ फैलेगा और हमारा जो है भूकंप आ जाएगा वेव के रूप में, ठीक है। वही वेव ही तो ऊर्जा होती है। क्लियर? समझ गए सभी लोग? तो इस तरह से ये हमारा पूरा रीजन यही होता है भूकंप आने का, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और संचित होती है, तो भैया उसमें स्टोर कैसे होगी, कैसे ऊर्जा उसमें उत्पन्न होगी, जो कि इतना ज्यादा ऊर्जा रहता है, उसकी वजह से आसपास के कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक के देखें तो वहां तक पहुंचता है इसका असर, और कई बिल्डिंग वगैरह तो गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम चट्टान के एक भाग पर, ठीक है, यदि हम चट्टान के एक भाग पर चोट करें तो चट्टान टूट जाएगी, जाहिर सी बात है टूट जाएगी। क्लियर? अचानक लगी चोट के अंतर्गत चट्टान का व्यवहार भंगुर ब्रिटल होगा, ठीक है। यदि आप चट्टानों पर अचानक सवार करिए तो वो क्या होता है? ब्रिटल होता है, तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम चट्टान पर धीरे धीरे, ठीक है, चट्टान पर धीरे धीरे बल बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो चट्टान टूटेगी नहीं। देखो, एक तो भाई आप ही कोई ब्रिटल मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, अब उस पे आप अचानक सा कोई झटका देंगे तुरंत टूट जाएगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे कुछ करके लोड बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ी देर तक तो वो लोड सहेगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ फिनोमिना इलास्टिसिटी की आएगी, उसके बाद फिर वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो चट्टान इसी तरह से चट्टान होता है, तो चट्टान पर क्या होता है, जब धीरे धीरे आपस में अटैच होते हैं, वो बल लगते हैं, तो वो टूटता नहीं, वो क्या करेगा, वो परिवर्तित होने लगेगा, और परिवर्तन होने की वजह से उसमें क्या होगा? विकृति आने लगेगी, ठीक है। तो बल्कि इसमें कुछ परिवर्तन होंगे और इसमें विकृति आने लगेगी, तो विकृति भाई जाहिर सी बात है, जब चेंजिंग होगा तो वही चेंजिंग ही तो विकृति होती है, आपकी स्ट्रेन, ठीक है। इस विकृति के फलस्वरूप चट्टान के रूप में, आकार में परिवर्तित होने लगता है, तो वो क्या होगा? दूसरे आकार में परिवर्तन होने लगता है। तभी तभी कभी कभी इसलिए होता है ना कि कुछ चट्टानें आपस में अटैच भी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। वो रीजन ये है कि वो आपस में क्या होता है कि भाई मूव करना चाहता है, ठीक है, और अटैच हो जाता है उससे, इसलिए क्योंकि वो इलास्टिसिटी की फिनोमिना उसके अंदर होती ही होती है, ठीक है। इस प्रकार धीमी गति से चट्टान पर प्रतिबल लाने से वह प्रत्यास्थ पदार्थ की तरह व्यवहार करेगी, तो इलास्टिसिटी मटेरियल की तरफ वो पूरा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। इस व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रत्यास्था सिद्धांत लागू किया जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि इलास्टिसिटी जो प्रिंसिपल है आपका, वो लागू इस पे हम लोग कर देंगे, क्योंकि ये उस तरह से पूरा व्यवहार कर रहा है। जब चट्टान में विकृति होती है तो उसमें विकृति ऊर्जा, स्ट्रेन एनर्जी उसी प्रकार संचित हो जाती है। अब समझ रहे हो, इनका कहना यह है कि जैसे स्प्रिंग को दबाने पर स्प्रिंग में संचित हो जाती, तो आप स्प्रिंग को आप क्या करेंगे, लीजिए और उसको दबाइए, ठीक है। आप उसको जब दबाएंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जैसे छोड़ेंगे काफी तेजी से वो छूटेगा, तो इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। उसी तरह से ये हमारा एनर्जी स्टोर हो जाता है किसमें? चट्टान में। समझ रहे हो? अब भाई चट्टान में क्या होगा? आपस में मतलब टकराएगा, तो उसमें क्या होगा कि झटके नहीं लगेंगे, बहुत धीरे धीरे टकराएगा ना, मतलब आपस में सटेगा, और उसके वजह से उसमें देखेंगे तो चेंजिंग आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, तो जो विकृति आएगी ना, उसकी वजह से देखें तो उस जो विकृति आती है ना, वही विकृति ही क्या होगा? आपका स्ट्रेन एनर्जी उसमें संचित करेगा, ठीक है। क्लियर? अब आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक, आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रयोगशाला परीक्षणों में यह भी पाया गया, ठीक है, कि जब भंगुर चट्टान पर त्रिअक्षीय संपीड़न क्या है? ट्राइएक्सियल कंप्रेशन, ठीक। अब ट्राइएक्सियल कंप्रेशन तो मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, ठीक है, इसमें सॉइल में। तो इसमें क्या होता है? ट्राइएक्सियल का मतलब यही होता है कि ऊपर से तो जो लग रहा है कंप्रेशन, ठीक है, सॉरी एक्सियल लोड, और नीचे से तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है, प्लस साइड से भी लगता है, ठीक है। साइड से क्या लगेगा? कन्फाइनिंग प्रेशर लगेगा,
ठीक है, साइड से। अब ये क्या है ना कि तीनों तरफ से जब आपका देखें ऊपर नीचे और दोनों साइड से जब तीनों तरफ से आपका इस पे एक्सियल फोर्स पूरा लग रहा है, ठीक है। अब किस में होगा भाई, कंप्रेसिव होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर से चारों तरफ लग रहा है तो कंप्रेसिव होगा। तो त्रिअक्षीय संपीड़न ट्राइक्सियल कंप्रेशन बल लगाया जाता है। तो जब दिए गए प्रतिबंध दाब मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर के लिए भंजक बल, ठीक है, अब फ्रैक्चर स्ट्रेस के 1/3 से 2/3 तक हो जाता है, ठीक है। अब कन्फाइनिंग प्रेशर जो है ना वो क्या होगा के लिए जो हमारा फ्रैक्चर स्ट्रेस है तो उसका 1/3 से 2/3 होता है, ठीक है। तो चट्टान फिर क्या होगा भैया, चट्टान अधिकतम संपीड़न के अक्ष के समानांतर महीन दरारें पड़ जाती है, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, उसके अंदर दरारें जाहिर सी बात है पड़ जाएगी। क्लियर, जब वो इस कंडीशन में रहेगा फ्रैक्चर स्ट्रेस की जो है 1/3 से 2/3 जब हम वो उस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे। क्लियर, जब इसी अवधारणा कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े रूप में देखें, ठीक है, ये तो हम छोटा सा कॉन्सेप्ट सॉइल के रूप में बता दिए, तो इसको आप बहुत बड़े रूप में अगर देखिए, ठीक है, पृथ्वी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पपड़ी अर्थ क्रस्ट जिसको बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी मतलब पृथ्वी के चारों तरफ का जो भाग है उसकी हम लोग बात करते हैं। यदि उस पर लागू किया जाता है तो कुल विकृति प्रक्रिया में कई अन्य कारक जैसे प्रतिबल लगने का कुल समय काल और प्रतिबल लगने की दर, चट्टान की संपीड़न व तनन सामर्थ्य आदि भी योगदान करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, कितना टाइम लग रहा है उस पर भी कैलकुलेशन होगा, कितना किस रेट से उस पर प्रतिबल लग रहा है वो भी कैलकुलेशन होगा, और चट्टान की संपीड़न और देखें तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेंथ इसमें हम योगदान देंगे। क्लियर है। आगे की हम लोग बात करेंगे अन्य संभावित कारक, तापक्रम, प्रतिबंधक बल, कन्फाइनिंग प्रेशर, पपड़ी क्रस्ट में दो क्रस्ट में द्रवों की उत्पत्ति व उनकी गहराई आदि भी है, ठीक है। और जब प्रतिबलों का मान चट्टान की तनन और संपीड़न सामर्थ्य से अधिक हो जाता है तो चट्टान भंजित हो जाती है। क्लियर, तो इसमें यही होता है कि देखिए भाई कुछ न कुछ प्रतिबल तो लगेगा ही, और जब प्रतिबल का मान क्या होगा, चट्टान के जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या होगा कि अधिक हो जाएगा, ठीक है, प्रतिबल अधिक होगा उस चट्टान से, तो भैया जाहिर सी बात है कि चट्टान फेल कर जाएगा। क्लियर, ये हमने पढ़ाया भी है, अगर जिसको यहाँ पर डाउट हो रहा हो तो सबसे पहले आप लोग जाके सोम वगैरह पढ़ के आइए, ठीक है। अच्छा आप लोग तो सोम हमसे पढ़ते नहीं है, लेकिन सोम जब पढ़ेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, और उस पर जो प्रतिबल अंदर से लग रहा है, ठीक है, उस प्रतिबल से उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या हो, अधिक हो जाए, तो जाहिर सी बात है भाई वो फेल कर जाएगा हमारा जो भी मटेरियल। उसी तरह से सेम चट्टान भी भंजित हो जाएगा, और इसको भंगुर विरूपण मतलब ब्रिटल डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस अचानक भंजन के कारण देखो अब आपस में वो टकरा रहा था, और टकराने की वजह से इसमें क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, और इस डिफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, चट्टाने में संचित विकृति ऊर्जा एक झटके से विमुक्त हो जाती है। तो जो अंदर अपना क्या किया, एनर्जी स्टोर किया हुआ है वो तुरंत ही चारों तरफ फैलता है, और वही जो फैलेगा ना वही हमारा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो ये जो इस पे वेव्स चारों तरफ फैल जाते हैं, जो एनर्जी स्टोर थी पहले से, वो एनर्जी जब चारों तरफ फैल जाती है तो हम लोग भूकंप के झटके महसूस करते हैं। क्लियर, और जो एनर्जी होगी ना वो वेव के रूप में चारों तरफ फैलेगी, ठीक है। अब हम लोग वेव की बात करेंगे कि कौन कौन से वेव होते हैं और वेव है क्या चीज आखिरकार, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चाएं अब करेंगे। और जब भूकंप जब आएगा ना तो देखिए हमें मेन कॉन्सेप्ट यह बताने का था कि जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं कैसे भूकंप आता है, तो उस मेनली ये है मेन चीज कि हमारा प्लेट होता है। प्लेट क्या भाई है, तो ये चट्टानों की तरह पूरा खंड बहुत बड़ा होता है, और इसकी थिकनेस जिस पर हम लोग बैठे हुए खड़े, ये क्या है, एक तरह से प्लेट ही है, छोटे छोटे। जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी छोटे छोटे प्लेटों में बनी हुई है, ठीक है। और वो प्लेट जो है द्रव पे क्या है, तैरते रहते हैं, ठीक है। द्रव पे क्या है, देखिए आप यहाँ पे ड्रिल करिए, नीचे पूरा पानी निकलता है, तो जाहिर सी बात है द्रव पर ही तो होगा। क्लियर, अब क्या है कि हम लोग ये प्लेटों पर जो है ये आपस में जाकर जब टकराएंगे, इनकी वजह से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी चारों तरफ फैलेगी, और इसकी वजह से भूकंप
आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो भैया क्लास को देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, क्लासेस प्रॉपरली अब हम देंगे ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट, हाँ, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो भूकंप तरंगों से यहाँ पर आप क्या समझते हैं? अब ये क्वेश्चन तो भैया आया हुआ क्वेश्चन है लगभग, और जो हमने पीछे बताया था कि भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन बताया था टेक्टोनिक प्लेट, वो नहीं आया है, बट उसको समझना इसलिए जरूरी है, तभी आपको सेकंड थर्ड ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको जानकारी रखिए। बट ये सब आए हुए क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए बताइए आप। अब आप देखिए इसमें क्या है, भूकंप तरंगे सिज्मिक वेव। तो भूकंप के समय असीम ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो भूकंप तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। तो मैंने पहले भी बताया है, पीछे ही जस्ट अभी अभी जस्ट बताया कि इसमें जो ऊर्जा स्टोर्ड रहती है, और वो ऊर्जा किस रूप में रहती है? स्ट्रेन एनर्जी के रूप में रहती है। और जैसे ही वो देख टकराएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें ऊर्जा क्या होगा कि पूरा चारों तरफ फैलेगा, और वो ऊर्जा जो उत्सर्जित होगा ना, वो तरंगों के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। वही हमारा भूकंप तरंग कहलाता है। ठीक है, इन तरंगों को पृथ्वी सतह पर भूकंप लेखी मतलब सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो भैया जो तुरंत बता दिया गया था ना कल, जो अभी कल या परसों आया था, जो 6.1 रिएक्टर का, ये सिस्मोग्राफ के द्वारा तुरंत मेजरमेंट करके बताया जाए। कहेंगे सर क्या वो सिस्मोग्राफ लेके बैठे थे? भैया सिस्मोग्राफ एक स्टैंडर्ड, जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर सब लगाया जा गया रहता है, और इसके माध्यम से वो अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कितने यहाँ पर इसके जो है वेब थे, कितना रिएक्टर पैमाना जो है इसका जो यूनिट होता है रिएक्टर, उस पर ये दर्ज किया गया। क्लियर, वो वहां से डाटा मिल जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये तरंगे जो है पृथ्वी के अंदर व पृथ्वी की सतह पर आने से सतह सतह पर समस्त दिशाओं में गति करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही दिशा में जाए, ये किसी भी दिशा में जा सकती है, चाहे लेफ्ट सॉरी चाहे जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, किसी भी दिशा में जा सकती है, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। ठीक है, भूकंप एक समय भूकंप का एक प्रतिरूपी भूकंप लेख सिस्मोग्राफ दिखाया गया है। ये देखिए इस तरह से क्या है कि हमारा जो सिस्मोग्राफ होता है, उस एक तरह से ये हमारे एक बहुत बड़ी डिवाइस होती है। ठीक है, ये जो हम इसको फिगर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ है उसका, वो ग्राफ निकलता है। और ये ग्राफ किस तरह से निकलेगा, जब आप ईसीजी मशीन देखे होंगे, काफी लोग, जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख लेना। ईसीजी मशीन ये जो हार्ट का पूरा मेजरमेंट करता है, ठीक है, कि आपका हार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह से ये मशीन मतलब इसमें जो है जब ईसीजी मशीन आप करवाओगे, उसमें एक पेज निकलता है, सेम इसी तरह से पेज निकलता है, देख ले जो आप सामने दिख रहा होगा। ठीक, ग्राफ। और वही उसी तरह से ग्राफ इसका भी जो है बनता है। और इस पे पूरा देखेंगे तो पूरा इस पे एक तरह से देखिए तो पूरा आवृत्ति की तरह पूरा इसमें ग्राफ खींचा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ वर्टिकल मोशन यहाँ पे दे रखा है, पी वेव्स यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एस वेव दिखा रहा है। ठीक है, और इस तरह से नॉर्थ साउथ में आप देखिए तो यहाँ पे यस यस वेव दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 मिनट पूरा इस तरह से रेंज दिखा रहा है। इस तरह से पूरा ग्राफ क्या है, देखिए एस एस वाले में यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर फ्लक्चुएट कर रहा है, और पी वेव उतना नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब पी वेव उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि एस वगैरह ये सब खतरनाक होते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को? तो ये हमारा क्या है, सिज्मिक वेव है। अब सिज्मिक वेव हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, इसको हम लोग आगे देखना है। ठीक है, सिज्मिक वेव कितने तरह से हो सकते हैं, इसको हम लोग समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्लियर, भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है, चित्र सहित वर्णन करें। तो इस तरह से चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको। तो कितने प्रकार के होते हैं, चित्र सहित वर्णन करें। भूकंप तरंगे सिस्मिक वेग या जो है फोकस से उत्सर्जित होती है, तथा भूपटल के अंदर से होती हुई बाहर की ओर गमन ट्रेवल करती है। अब फोकस क्या है भाई, फोकस बिंदु क्या है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जहां से हमारा एक चलो यहाँ से थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि जहां से हमारा पूरा सेंटर रहता है, कि यहीं पर प्लेट टकराई और यहाँ से पूरा इसका केंद्र माना जाता है, और जहां से केंद्र मानकर चारों तरफ भूकंप का जो हमारा तरंगे हैं
वो फैलती हैं। ठीक है, तो वहां से भूपटल के अंदर से होती हुई बाहर की ओर गमन ट्रेवल करती हैं। ये भूकंप तरंगे हमारी दो प्रकार की होती हैं मेनली। मेनली हमारे दो प्रकार की होती है, बाकी और तो होने को तो बहुत कुछ हो जाए। ठीक है, मेनली हमारे दो प्रकार की। तो पहला क्या है, प्रारंभिक तरंगे या पी तरंगे या प्राइमरी वेव। ठीक है, प्रारंभिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स या पी तरंगे। क्लियर। द्वितीय अगर हम लोग देखें, द्वितीय तरंगे, यस तरंगे या सेकेंडरी वेव। समझ रहे हो, इसमें पी और यस में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब प्राइमरी कहे तो पी तरंगे, सेकेंडरी कहे तो यस तरंगे। समझ गए, सेकेंडरी कहे तो यस तरंगे, प्राइमरी कहे तो पी तरंगे। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ध्यान रखना है। अब पी तरंगे क्या होगा, यस तरंगे क्या होगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि हमारा जो पी तरंगे होती हैं वो एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा, आप पहला डालिए हेडिंग, आप लोग देख लेंगे कि प्रारंभिक तरंगे या पी तरंगे। ठीक है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं। और कहेंगे सर ऐसा क्यों, भैया ये पूरी लंबाई में ही भागता है, देखो। ठीक है, मूव करेगा। क्लियर। ये सभी प्रकार के पदार्थों, ठोस, तरल और गैस से गुजर सकती है। तो ये भैया क्या है कि ठोस चाहे हो, चाहे तरल हो, चाहे गैस। तो देखिए जैसे मान लीजिए कहीं और आया, बहुत दूर आ जाए भूकंप, अगर उसको वेव को जाना होगा, चाहे समुद्र में से भी निकल के वो वेव चला जाएगा, या फिर आप चट्टाने वगैरह बहुत बड़े बड़े होंगे वहां से भी चला जाएगा, गैसेस होंगे उसमें से भी आर पार करके ये वेव चला जाता है। ठीक है, और यह तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूपी होती हैं। तो जैसे जैसे ये ध्वनि डायरेक्टली मूव करेगा, उसी तरह से ये भी मूव करते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, बढ़ता है। इसमें कोई जिगजैग फॉर्म इस तरह से नहीं देखने को हमको मिलता है। ठीक है, देखें एकदम स्ट्रेट है। क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ फॉर्म है क्या, नहीं, कुछ नहीं है ना। तो एकदम स्ट्रेट है, मतलब क्या है ये हमारा जो है पी तरंगे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे कि समस्त तरंग ट्रेन, वेव ट्रेन में से तरंगे भूकंप लेखी स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, अब अगर सबसे पहले पहुंचने की बात की जाए, कौन सी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, तो वो है भैया आपका पी वेव। ठीक है, ये क्या करता है कि जहां से, अगर यहां से सेंटर से उठेगा तो जहां तक जाना रहेगा वो तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की गति निम्न सूत्र से निकाली जा सकती है। तो आपको ये सूत्र नहीं ध्यान देना है, बट जिसको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ सकता है, बट आपके सिलेबस में यहाँ पर केवल केवल ओनली थ्योरी है। ठीक है, ओनली क्या है, केवल थ्योरी है। क्लियर। चलिए आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम्म, चलिए अब चौथे नंबर पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तरंग अपने ये पी का ही पूरी बातचीत चल रही है अभी। ठीक है, किसका चल रहा है बात, पूरा पी का ही, पी तरंग का ही पूरा चल रहा है। तो वहां पर 3 पॉइंट हमने देखा था, चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तरंग अपने रास्ते के पदार्थ में धकेलने अर्थात पुश कंप्रेशन एवं खींचने, मतलब पुल डायलेशन ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो देखें एक तरह से तो पुश मतलब धकेलने का काम करता है, फिर खींचने का काम करता है, का प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, अब जो कि पी वेव्स जब रहेगा तो जाहिर सी बात है इस तरह से पूरा क्या करेगा, एक बार आगे की ओर ले जाएगा, एक बार पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। तभी तो आप देखिए कि जब भूकंप आता है तो ऐसे 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 मूव करता है कोई चीज। ठीक है, आगे पीछे होता रहता है। वो यही कारण होता है कि इसमें पुश कंप्रेशन और खींचने का जो है प्रभाव उत्पन्न होता है। और ये पी तरंगे की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, और भी तरंगे उन पे भी हम लोग देखेंगे। क्लियर। बड़े भूकंपों की स्थिति में पी वेव्स को महसूस किया जा सकता है। जब बहुत बड़ा भूकंप आएगा तभी इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, बट और जगह पर इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ पर दूसरे में कि अनुप्रस्थ द्वितीयक कर्तन या यस तरंगे। देखो कितना नाम है इसका, ट्रांसवर्स सेकेंडरी भी कहते हैं और सीयर या एस वेव भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी तो बताया ही थे पहले से, इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, सीयर या एस वेव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला है इसमें देखते हैं, तो ये तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के समरूपी होती हैं। इनका ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज अवयव
पी तरंग से समकोण पर होता है। ठीक है, और इसमें देखिए ऐसा नहीं है, इसमें पी तरंग क्या होगा, ये समकोण ही होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये तरंगे केवल ठोस सॉलिड से में से ही गुजर सकती हैं। तो जहां पर सॉलिड होगा ना, ये एस तरंगों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पी तरंगे का चाहे जहां से गुजर जाती थी कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या, ये केवल ठोस में से ही गुजरेगा, द्रव एवं गैस से कर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, द्रव और गैस से क्या होगा, कर्तन नहीं हो सकता है, अतः ये द्रवों और गैसों में से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, अब यस तरंगों की गति अगर हम लोग मेजरमेंट करना है तो म्यू अपान रो, इसमें पावर 1/2 इससे कैलकुलेट आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं है, नहीं लिखना है। ठीक है, केवल थ्योरी पर ध्यान देना है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो अच्छा, इसका फिगर भी देख लो। ठीक, इनका फिगर भी देख लो। देखो यस तरंगों में क्या है कि इस तरह से फिनोमिना आने लगता है, जिग जैग फॉर्म में आने लगता है। ठीक है, तो इसको जो है ना, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये तरंगे पदार्थ में से गुजरते समय उसमें कर्तन एवं ऐंठन ट्विस्ट उत्पन्न करती है। ठीक, वो वाला में क्या था, वो उसमें से मूव कर रहा था लेकिन कोई ऐसा ऐंठन वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है ना कि क्या करेगा, किसी चीज पदार्थ में से ये गुजरेगा, उसमें कर्तन हो सकता है, सीयरिंग टाइप का हो जाए, या ऐंठन ट्विस्ट जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न हो जाए। क्लियर। अब इसमें देखिए हमारा जो है, ये तरंगे ये तरंगे जो है संरचनाओं पर पी तरंग से अधिक घातक प्रभाव डालती है। ठीक है, तो अगर देखो ये तरंगों से क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो इस तरंग से होगा। ठीक है, घरों का गिरना, अभी जो जितने आते हैं भूकंप ना, वो बहुत छोटे मोटे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो सब घर और बिल्डिंग वगैरह सब क्या होगा, सब गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है, पी तरंग से क्या होगा, अधिक घातक होता है। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं, सतही तरंगे सरफेस वेव। ये तरंगे भी निम्न दो प्रकार, कहेंगे सर ये तो आपने लिखवाया नहीं। जी, मेनली हमारे दो ही होते हैं, लेकिन तीसरा भी उठा के लेके आए हैं ताकि आप लोग देख लें कि ये जो है इस तरह से भी तरंगे होंगे क्या। जी ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है सतही तरंगे। ठीक है, सरफेस वेव्स, ये तरंगे भी निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है लव वेव, जो है रिलाइज, ये की जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो है रियलाइज वेव, मतलब एलआर। ठीक है, इन दोनों, अब ये भी शायद मतलब देखें तो तरंग इसमें भी काफी, ये देखें तो विनाशकारी भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का ये होता है, तो मैं पहला वाला जो बताया था वही इतना विनाशकारी नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा है यदि आप देखें तो इस तरह से दूसरा वाला भी ज्यादा विनाशकारी है। ठीक, और लास्ट वाला जो हम सरफेस की बात करें, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा दो होते हैं, लव वेवरेज रिलाइट और रिलाइट वेव। ठीक है, तो लव वेव, रिलाइट और रिलाइट वेव, दो तरह से। ठीक है, ये तरंगे उत्केंद्र से निकलकर बाहर की ओर सब दिशाओं में गति करती हैं। अब सोचिए ये क्या करेगा कि जहां उत्केंद्र होगा, जहां पर उसका देखिए केंद्र होगा, वहां से निकलकर ये चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएंगे। जहां तक जाना होगा, जितना इनकी फ्रीक्वेंसी होगी उतने किलोमीटर दूर तक ये जाएगा। ये बड़े विनाशकारी भूकंप को उत्पन्न करती है, जिससे जान माल अधिक नुकसान होगा। जैसे गुजरात वाला भूकंप था, वो भी बहुत ज्यादा विनाशकारी था, काफी लोग की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से। क्लियर। अब इसमें देखिए हमारा जो है ये रेल तरंगे हैं इसमें, और ये जो है भूकंप लव तरंगे हैं। ठीक है, और रेल तरंगे देखिए इसमें हमारा इस तरह से स्टार्टिंग में ही पूरा ये फॉर्म जिगजैग टाइप होने लगता है। ठीक है, और इसमें भी हमारा सरफेस, सॉरी, ये जो लव लव तरंगे, इसमें भी पूरा जिगजैग टाइप में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा पूरा आज का अर्थक्वेक, मैंने जो स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आगाज हो चुका है तो खत्म भी होगा। ठीक है, जल्दी ही। और अब नेक्स्ट हम लोग क्लास जो है कल हम लेके आएंगे, क्योंकि आज अभी दो क्लास और वेस्ट वाटर का दिए, इसको दिए, और अभी और भी वर्क करना है। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय सभी लोग को। क्लियर। चलिए, तो क्लास को इन करते हैं। ठीक है।